हेलो स्टूडेंट्स, मैं सपना मिश्रा। मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लर्निंग एंड टीचिंग के फर्स्ट यूनिट थियोरेटिकल ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग का सेकंड टॉपिक का लास्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के स्किनर थ्योरीज को के अंतर्गत स्किनर थ्योरीज को डील कर रही हूँ। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जो कि व्यवहारवाद पर आधारित था। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले व्यवहारवाद की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक्चुअल में क्या होता है, फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन की परिभाषा, पुनर्बलन के प्रकार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व जिसमें अंतर्गत आकृतिकरण, अनुक्रिया का सामान्यीकरण, आदत, प्रतिस्पर्धा, विलोप, स्वतः पुनः प्राप्ति, पुनर्बलन और आखिरी में हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग। शिक्षा में इसका अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले कि स्किनर जो है व्यवहारवाद से संबंधित थे। उन्होंने जो भी कार्य मतलब व्यवहारवाद से तात्पर्य आपके बिहेवियर में जो भी परिवर्तन होता है, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार जो भी परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन उन्होंने किया। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत अधिगम के इस विचार पर आधारित है कि सभी प्रकार के व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार होते हैं जो कि वातावरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अर्थात आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन है, आसपास आपकी जो भी परिस्थितियाँ, जो भी एनवायरनमेंट है, आप उसके अनुसार ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उसी से आप सीखते हैं, क्योंकि व्यवहार आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वही आपका अधिगम होता है। तो अधिगम क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके अनुसार अपने आप में ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लर्निंग, अधिगम। अधिगम से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी परिवर्तन एवं परिवर्जनों के लिए किया जाता है। अधिगम, जो कि मैंने आपको पूर्व में भी पढ़ाया हुआ है कि अधिगम क्या है? सीखने का सिद्धांत, जिसमें कि हम किसी भी चीज़ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, किसी को चीज़ को देखकर सीखते हैं। सीखना मीन्स उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ को जिसको आप सीखना चाहते हो उसके लिए आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमें वो काम करना ही है। तो उसके लिए हम जो जो प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो काम हमें जल्द दिया जाए। जैसे कि गणित विषय है, बहुत सारे लोगों को ईजी नहीं लगता है, जल्दी नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी हम सीखेंगे। जितना ज़्यादा हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार होना ज़रूरी, तत्परता इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम वो चीज़ सीख सकें, हम उसके लिए तैयार हो सकें। हमारे दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए कि ये काम हमें करना है। जैसे कि जब हम कोई नया खिलौना लाते हैं, कोई नई चीज़ लाते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि हम फटाफट उस काम को करें। हम नया मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं तो हमें क्या होता है, जल्दी से हम उसके फ़ीचर्स देखें। तो वो क्या है? हमारा इंटरेस्ट होता है, हम वो चाहते हैं कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जल्दी जल्दी सीखें और हम इम्प्लीमेंट करें। तो वो क्या हुआ? वो हुई लर्निंग। और वो सब चीज़ें जब आप न्यू फीचर्स आप सीखते हो तो कैसे सीखते हो? आप पुराने अनुभवों के आधार पर कि उसमें ये था तो उसके आधार पर हम ये सारी चीज़ें सीखें, हम उस तरीके से हम अपने काम करते। तो लर्निंग व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसीलिए इसके बारे में समझना अति आवश्यक है। अब हम लर्निंग के सिद्धांत जो हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। व्यवहारवादी सिद्धांत कहाँ और संज्ञानात्मक सिद्धांत कहाँ। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत वो सिद्धांत आते हैं जिनमें कि व्यवहारगत परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। आपके व्यवहार में जो हम इच्छित परिवर्तन चाहते हैं वो उनमें हो। इसके अंतर्गत स्किनर, पावला, थॉर्नडाइक, वॉटसन, ये सारे व्यवहारवाद के सिद्धांत, मतलब इनमें जितने भी प्रयोग किए हैं इन्होंने, उसमें व्यक्ति या जो भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल लिया है उसके अंतर्गत उनके व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन ही किया गया। दूसरा आपका होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि संबंधित होते हैं आपके सूझ की, आपके समझ से, आपके अंडरस्टैंडिंग से। तो ये संबंधित है आपके संज्ञानात्मक। इसमें कोहलर आता है और क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद, ये सारे इसके कर्ट-लैविन का क्षेत्र, ये हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो अब हम सबसे पहले
चूँकि व्यवहारवाद में हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो कि स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। उनके अनुसार, स्किनर के अनुसार सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन के द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप में जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में जैसा व्यवहार सिखाने वाला चाहता है वैसा सीखने में वो समर्थ हो जाता है। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। स्किनर के अनुसार जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, वो जो हम सिखाना चाहते हैं, यदि हम उन समय पर हम उनको पुनर्बलन देते हैं, मतलब तो वो हम जो चाहते हैं उसी आधार पर व्यक्ति वो चीज़ें सीख जाता है। तो इसमें उन्होंने 2 प्रकार की प्रक्रिया दी, सहज अनुक्रिया भी होती है और घटित या क्रिया प्रसूत व्यवहार होते हैं। सहज अनुक्रिया वो होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज़ को सहज ही हमारी अनुक्रिया, जैसे कि प्रकाश में हमारी आंखों का छोटा हो जाना, पलक झपकाना, ये चीज़ क्या कहलाती है? आपकी सहज अनुक्रिया कहलाती है, जिसको कि हम एस टाइप रिस्पॉन्स कहते हैं, स्टिमुलस। और फिर सेकंड वन जो होती है आपकी क्रिया प्रसूत व्यवहार या घटित अनुक्रिया। दूसरी प्रकार ये जो है वो अनुक्रिया पर आधारित होते हैं, मतलब जिस प्रकार की आप अनुक्रिया होती है उसके आधार पर, इसको हम आर टाइप कहते हैं, या रिस्पॉन्स, जिसके आधार पर, मतलब किसी भी स्टिमुलस के आधार पर वे अनुक्रियाएं होती हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था, जो कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो कहता है कि किसी भी परिस्थिति के प्रति प्रकट की गई अनुक्रियाओं में से प्राणी उन अनुक्रियाओं को चयन कर लेता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अर्थात वो उन सारी चीज़ों, मतलब वो चीज़ें, वो अनुक्रियाएं जो उसको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं या इनसे हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं, हम उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं वातावरण से। तो ये प्रभाव का नियम था जिस पर बेस्ड ऑन था हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे कि हम क्रिया प्रसूत बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल, बच्चों को चुप बैठना है, यदि हम कोई बच्चा बैठा है, उसको बोलते हैं कि यदि वो चुप बैठा है और यदि वो हम उसको नेक्स्ट डे उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो वही प्रक्रिया करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब इसके एवज में मुझे कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो वो वही प्रक्रिया या वही काम करेगा जिससे कि उसको रिवॉर्ड मिले या फिर पुनर्बलन मिले। तो ये एक उद्दीपन प्रक्रिया है कि हम जिस प्रकार का व्यवहार करवाना चाहते हैं, हमें उन विद्यार्थियों को उसी प्रकार से डील करना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो उन्होंने अपने चूहे और कबूतर पर किया था, जिसका प्रयोग उन्होंने, आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, कि उन्होंने कबूतर को एक पिजन बॉक्स, या फिर हम स्किनर बॉक्स भी उसको नाम दिया गया था, कि उसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया था कबूतर को, और ये डिसाइड किया था कि कबूतर जब दाहिनी तरफ से चक्कर लेकर एक लीवर लगाया था जिस पर वो जब पंजा मारेगा तो उसको खाना मिलेगा। खाना उद्दीपन है, ये पुनर्बलन है एक प्रकार का, इसको कि हम आर से डिनोट करते हैं, रीएनफोर्समेंट। तो कबूतर जब पिंजरे में बंद हुआ तो उसने बार बार चोंच मारी, और ज़रूरी नहीं कि उसने सही जगह पर चोंच मारी हो, पंजा मारा हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जब उसका पाँव सही लीवर पर पड़ा तो वो लीवर खुला और उसको तश्तरी में या प्लेट पे खाना मिला। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पहली बार में उसने काफ़ी टाइम लिया, देन अगेन फिर धीरे धीरे उसने ये जो सर्कल है वो बहुत ही कम समय में और जल्दी एक ही बार में पूरा कर लिया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स को अधिक महत्व, जो आपकी क्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं, उसको ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलस। उद्दीपन हम, पुनर्बलन हम जब देंगे जब वो व्यक्ति वो प्रक्रिया, जो व्यवहार हम चाहते हैं वो कर पाए, तब हम उसको पुनर्बलन देंगे। तब तक, जब तक कि वो व्यवहार हमारा इच्छित व्यवहार नहीं, जब तक कि वो जो हम चाहते हैं वो सीखा हुआ व्यवहार नहीं कर पाता, तब तक हम उसको पुनर्बलन नहीं देंगे।
तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है। जब वो कुछ अनुक्रियाएं कर लेता है तो उसे उसके फलस्वरूप उसे एक उद्दीपक मिलता है जिससे कि उसका सीखने का व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जैसा कि मैंने कहा कि अनुक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रयोग के अनुसार कबूतर मनचाहा व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसे पुनर्बलन या दाना तभी दिया जाएगा जब वह प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित व्यवहार करता है। जैसे कि तश्तरी जो कि एक अनुबंधित उद्दीपक है। कंडीशनल स्टिमुलस, चोंच मारना क्रिया प्रसूत व्यवहार, कंडीशनल रिस्पॉन्स मीन्स वो एक प्रक्रिया ही है, मतलब वो देखेगा तो वो पंजा चोंच मारेगा, ये एक उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया। दाना पुनर्बला उद्दीपक है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस, खाना उद्दीपक जो हम दिया पुनर्बलन, खाना किसी भी चीज़ को देखकर खाना, उसको खाना, दैट इज ये एक सहज अनुक्रिया है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक या हम इसको धनात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहते हैं जिसमें उद्दीपक को प्रस्तुत करने से अनुक्रिया के पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है, उसे हम धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कि कक्षा में विद्यार्थी को कुछ उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पर क्लैपिंग करवाना, उसकी तारीफ़ करना, ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। उसकी प्रशंसा करना या हमें समाज में प्रशंसा प्राप्त करना, कुछ ऐसा सम्मान प्राप्त करना जिससे कि वो कार्य हम बार बार करें, तो ये कहलाता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन, इस प्रकार का पुनर्बलन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए बाध्य करता है, एक साधन है। किसी भी प्रकार को रोकने के, किसी भी प्रकार के पुनर्बलन, मतलब इस प्रकार का जो पुनर्बलन है किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए बाध्य करने का एक साधन है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कोई हमें कल किसी चीज़ के लिए डांट पड़ेगी या हमें ये मालूम है कि ये काम करने पे हमें डांट पड़ेगी तो वो कार्य हम नहीं करें, ये कहलाता है आपका ऋणात्मक पुनर्बलन। कि दंड मिलना नहीं, दंड मिलना ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत नहीं आता है। उससे जो एक पहले हमारे दिमाग में एक डर या कह सकते हैं या एक जो डर ही कहेंगे कि एक तरीके का जो वहम डर टाइप का हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार ये करने से हमें डर, मतलब ऐसा हो जाएगा या हमें मैडम मारेगी या हमें ऐसे डांट पड़ेगी, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन, जो कि हमें किसी भी व्यवहार को, मतलब ऐसे किसी व्यवहार को जिससे कि हमें पुनर्बलन प्राप्त हो, कोई व्यवहार को रोकने के लिए बाध्य होता है। तो ऋणात्मक पुनर्बलन जो है वो अनुक्रिया करने के पहले उत्पन्न होता है। तो आपको मालूम होता है कि हमें ये चीज़ ऐसी होगी, इसके पहले ही हमें वो चीज़, हमें हमारे दिमाग में वो एक डर बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं हम ऋणात्मक या नकारात्मक रीइंफोर्समेंट। अब हम आते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व, जिनके अंतर्गत हम आकृतिकरण, तो आकृतिकरण या हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं शेपिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि किसी भी प्राणी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के अनुकूल उसे पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें तुमसे ये काम करवाना तो तुम अब 10 दिन में करोगे तो हम तुम्हारे उस 10 दिन का वेट करेंगे, नहीं। हम जैसे जैसे आप उस प्रक्रिया में सही कदम आगे बढ़ाते हैं, हम आपको तुरंत ही रिवार्ड देंगे। जैसे कि जब हम कोई काम करते हैं तो जब हम फर्स्ट स्टेप ही करते हैं, दैट मीन्स हमें मिल जाता है वेरी गुड, या हाँ सही रास्ते पे जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस काम को शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करें, ना कि हम ये वेट करें कि आप 10 दिन में वो काम सीखोगे तब हम 10 दिन का, हम चाहते हैं वो काम आप जल्दी। तो उसके लिए हमें एक शेपिंग, आकृति करनी पड़ती है कि तब ये काम हमें आपको शीघ्र अतिशीघ्र सिखाना है, तो उसको कहते हैं हम आकृतिकरण।
दूसरा है आपका अनुक्रिया का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तो अनुक्रिया जो भी रिस्पॉन्स, जो भी अनुक्रियाएं आप किसी उद्दीपक के आधार पर करते हैं तो उनका सामान्यीकरण, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर और सेम वैसी ही चीज़ हम कहीं देखकर हम वैसी ही अनुक्रिया करते हैं। यदि एक जैसे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारी अनुक्रिया सेम ही होती है, या दो भाई हैं जिन्होंने सेम कपड़े पहने हैं तो एक के प्रति जैसी हमारी अनुक्रिया होगी, अगले के प्रति भी हमारी वैसी ही होगी, जैसे देख के कि अरे सेम है। तो ये कहलाता है अनुक्रिया का सामान्यीकरण। फिर आता है आपका नेक्स्ट है आदत प्रतिस्पर्धा, जिसे हम बोलते हैं हैबिट कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य हम बार बार करते हैं उसका एक कंपटीशन हो जाता है, मतलब एक ही आदत या एक ही तरीका किसी भी काम को करने का, तो जिस कार्य को करने पे हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिला है हम वो काम जल्दी से करते, तो उसको बोलते हैं आदत प्रतिस्पर्धा की, एक ही आदत को फटाफट जल्दी से करना। नेक्स्ट है आपका श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता मतलब जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो अनुक्रियाएं कर रहे हैं, उनकी एक श्रेणी होती है, मतलब एक श्रृंखला टाइप की बन जाती है कि आप इसके बाद ये, इसके बाद हमें ऐसे ऐसे काम करना है, तो एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। फिर आता है विलोप या एक्सटिंक्शन। विलोप से तात्पर्य है कि जो आदत या जो व्यवहार हमने सीखा है, यदि हम चाहते हैं कि वो व्यवहार विलोपित हो जाए, मतलब वो हट जाए, तो हम पुनर्बलन देना या उद्दीपक देना हम बंद कर देते हैं, जिसके आधार व्यक्ति में वो आदत हट जाती है, इसको बोलते हैं हम विलोप। फिर होता है स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसके अंतर्गत यदि हम वही व्यवहार पुनः वापस चाहते हैं, यदि हम वही आदत, वही व्यवहार जैसा हमने सिखाया था, यदि हम पुनः चाहते हैं तो हम पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे, उसी प्रकार से हम पुनर्बलन देंगे, ताकि कुछ समय के पश्चात वो व्यवहार पुनः उस व्यक्ति में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका पुनर्बलन। पुनर्बलन या रीएनफोर्समेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के ही होते हैं, तो हमें किस प्रकार का व्यवहार आपसे करवाना है, उसके लिए हमें जो भी पॉजिटिवली हमें जो व्यवहार करना, हम उस प्रकार का पुनर्बलन देते हैं, जिससे कि व्यक्ति में जो हम इच्छित व्यवहार हम चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, हम जो सिखाना चाहते हैं, वो व्यक्ति सीख जाए इस पुनर्बलन के माध्यम से। नेक्स्ट है शिक्षा में अनुप्रयोग। तो ये जो भी सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जैसे कहा कि किसी भी उद्दीपक के प्रति हमारी अनुक्रिया का होना सकारात्मक रूप से, या जो व्यवहार हम सिखाना चाहते हैं, इच्छित व्यवहार, वो व्यवहार प्राणी में आ जाए। तो इसके अंतर्गत जब हम इसको शिक्षा में प्रयोग करते हैं, तो जैसे प्रोग्राम लर्निंग है, अभिक्रमित अनुदेशन का मैंने पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत भी हम ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें हम एक एक स्टेप पे हम एक एक चीज़ को डिफ़िकल्ट करते जाएं, तो उससे क्या होगा कि बालक जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को सीखेगा, और उसको जगह एक स्टेप बाय स्टेप उसको रिवार्ड्स भी देंगे, हम पुनर्बलन देते जाएंगे, जिससे कि वो अप्रिशिएट होगा काम करने के लिए। यही मैं शिक्षकों के संग में हम ऐसा ही उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों में जो कठिन विषय हैं उनके लिए हम इस प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को शिक्षा में यह अनुप्रयोग समझ में आया होगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अप्रिसिएशन भेजें, और यदि कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ टेल मी, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।